हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली एंड ऑलरेडी मैं तुम्हें कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर का एक पार्ट करा चुकी हूँ। आज है मेरा पार्ट नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा के चैप्टर का। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भैया डेटा को कलेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्या क्या अलग अलग सोर्सेज हैं डेटा को कलेक्ट करने के, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं डेटा को कलेक्ट करने के। तो हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, काफी डिटेल में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। आज हम इसको आगे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा रिकैप देने वाली हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्लेलिस्ट का सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का। जल्दी से जाके सारी प्लेलिस्ट को सेव करो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 बजे तुम्हें लगातार अकाउंट्स की वीडियोस मिल रही हैं और 7 बजे तुम्हें इको बिजनेस की वीडियोस मिल रही हैं। सारे के सारे लेक्चर्स को देखो, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर का बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है हमने, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो प्लीज जाके सारी प्लेलिस्ट को सेव करो, हमारे स्केड्यूल को फॉलो करो एंड हमारे साथ अपने कॉमर्स के ग्रेड्स को इंप्रूव करो। तो शुरू करते हैं हमारे रिकैप के साथ, ठीक है। तो बेटा हमने ये बोला था कि देखो दो अलग अलग सोर्सेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के। एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स मेरा फर्स्ट हैंड होता है कि मैंने खुद पहली बार उसको कलेक्ट करा है, खुद उसको पहली बार यूज किया है। सेकेंडरी सोर्स होता है कि वो सेकेंड हैंड डेटा होता है, किसी और ने पहले से कलेक्ट कर रखा है, मैंने तो बस किसी और के डेटा को यूज करा है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बारे में इसके बाद हमने पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके थे? 3 तरीके थे। पर्सनल इंटरव्यू, जिसके आगे फर्दर 3 तरीके थे, फिर इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो ये तीनों तरीके हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पे लोगों से पूछना है तो या तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करो कि उनको जाके फेस टू फेस क्वेश्चन करो, वो आंसर करेंगे, या तो तुम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करो कि जिसके बारे में चाहिए उससे मत पूछो, उसके किसी सगे संबंधी से पूछो उसके बारे में। या फिर तुम क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू। कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या थे? लोकल सोर्सेज थे जो यूजुअली न्यूज चैनल्स अपने रखते हैं ताकि वो हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पे, विच इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स। इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या होता है, या तो तुम एक क्वेश्चनर यानी कि गूगल फॉर्म है ना, एक क्वेश्चनर बना करके लोगों को मेल कर दो, या फिर लोगों को किसी एक अपने इंसान, किसी एक अपने बंदे को साथ में भेजो एक गूगल फॉर्म के साथ या एक फॉर्म के साथ, और लोगों को बोलो कि भैया तो एक बंदे को भेजो और उसको बोलो कि भैया जाके लोगों से ये फॉर्म भरवा के आ, ठीक है। तो अगर तुम्हें बातचीत करके, है ना, बातचीत करके लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है तो पर्सनल इंटरव्यू वाले तीनों मेथड्स में से किसी को फॉलो करो। पर अगर तुम्हें लोगों से कोई फॉर्म भरवाना है, कोई क्वेश्चनियर भरवाना है, ठीक है, कोई स्केड्यूल भरवाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक तरीके को यूज कर सकते हो। पहले तरीके में तुम क्या करते हो, कोई फिजिकली कोई बंदा नहीं भेज रहे साथ में, तुमने बस लोगों को मेल कर दिया एक गूगल फॉर्म और लोगों को रिक्वेस्ट करी कि क्या प्लीज आप इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि मैं कोई सर्टेन सर्वे कर रहा हूँ और इस सर्वे के लिए मुझे इस तरीके के डेटा की जरूरत है। आपके 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, अगर आप 2-4-5 मिनट निकाल के मेरा ये फॉर्म भर दोगे तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप इस तरीके से प्यारे से तरीके से लोगों को मेल करो, ईमेल जीमेल पे मेल करो और अपने फॉर्म का साथ में लिंक या फिर पीडीएफ या फिर जो भी अटैच करना है वो अटैच करके दे दो। अगर लोगों को तुम्हारी मेल अच्छी लगी तो लोग तुम्हारा फॉर्म खोलेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, उनका आंसर करेंगे और तुम्हें वापस से वो भेज देंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे, फॉर्म तुम्हारे पास वापस से मेल के थ्रू या जैसे भी सबमिट करना है सबमिट कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं मेलिंग क्वेश्चनियर या सर्वेज वाला मेथड। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जो जो मैं लिखा हुआ है जब मैं रीड करूंगी तुम मेरे साथ रीड करोगे। मेथड का नाम क्या है? मेलिंग क्वेश्चनियर सर्वेज मेथड। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड, तुम मेरे साथ पढ़ोगे, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट्स। जो बंदा आंसर कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? रिस्पोंडेंट। जो क्वेश्चन पूछ रहा होता था उसको क्या बोला जाता था? इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। इसकी सूटेबिलिटी कब है? जब बहुत वाइड एरिया है और लोग एजुकेटेड हैं। अगर तुम्हें करोड़ों लोगों से जानकारी इकट्ठी करनी है तुम फेस टू फेस नहीं कर सकते, तुम उनकी ईमेल्स उठाओ, मेल कर दो, मेल तो सबकी मेल एक ही बारी में अटैच करो, एक क्लिक से हो जाएगी। और जब लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को ईमेल जीमेल चलाना आता है, लोगों को इंग्लिश पढ़नी आती है, लोगों को आंसर करना आता है, फोन लैपटॉप ये सब कुछ उनके पास है, इंटरनेट का एक्सेस है, तो उन्हीं लोगों पे ये लागू हो सकता है। जो अनपढ़ है, जिसके पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जिसको जीमेल पे उसका अकाउंट नहीं है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसको साइन भी नहीं करना आता है, वो ये सब नहीं कर सकता। उसको तो फिर फेस टू फेस जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है जी। मेरिट्स क्या है? बहुत सस्ता है,
एक क्लिक से लाखों लोगों को मेल कर सकते हो। ओरिजिनल है, हर किसी का अलग तरीके से आंसर आएगा क्योंकि सब लोग अपनी पर्सनल मेल से आंसर कर रहे हैं, तो ओरिजिनल है, वाइड कवरेज है, लाखों लोगों को तुम कर सकते हो मेल, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो तुम ना यहाँ पर हर किसी को सेम क्वेश्चनेयर, सेम गूगल फॉर्म भेजने वाले हो। अच्छा, अब लड़कियों का कुछ डिफरेंट प्रेफरेंस हो सकता है, लड़कों का कुछ डिफरेंट प्रेफरेंस हो सकता है। अच्छा, एक रिलीजन के लोगों का और दूसरे रिलीजन के लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है, एक एज ग्रुप के लोगों का और दूसरे एज ग्रुप के लोगों का अलग प्रेफरेंस हो सकता है। पर तुम जब यहाँ पे किसी को फॉर्म भेज रहे हो, तुम लाखों हजारों लोगों को एक बार में साथ में फॉर्म भेज दोगे। तुम फॉर्म में जो क्वेश्चन डालोगे वो सबके लिए सेम ही जाने वाले हैं, तो तुम हर किसी को अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जो पिछले पर्सनल इंटरव्यू थे वहां पे तुम सबको फेस टू फेस एक एक करके पूछ रहे हो, तो तुम सबको उनके तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते थे। यहाँ पर तुम सबको सेम ही क्वेश्चन पूछोगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लिमिटेड यूज है। लिमिटेड यूज क्यों है? क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास फोन नहीं है, तो उन लोगों तक तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते इस मेथड से। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो चलो रिपीट हो गया। बायस्ड है, ये बायस्ड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल के भेज रहे हो, अब तुम्हें जो क्वेश्चन सही लग रहा है तुम वही क्वेश्चन लिख के भेज रहे हो, क्या पता वो क्वेश्चन सही ही ना हो। अगर क्वेश्चन ही सही नहीं होंगे तो आंसर भी कभी सही नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारे क्वेश्चन में बायस हो सकता है, आंसर करने वाले का आंसर में बायस हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये भी बहुत बार होता है कि अब गूगल फॉर्म आते हैं, ठीक है, बहुत फॉर्म्स ऐसे आते रहते हैं, प्लीज हेल्प अस इन दिस सर्वे, प्लीज हेल्प अस इन दैट सर्वे। हम हर एक फॉर्म को पढ़ते थोड़ी है, हम क्या करते हैं भैया, ए बी 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 ऐसे करके सारे एक बार में बिना पढ़े कुछ भी कर देते हैं। भाई ठीक है, किसी को सर्वे के लिए डेटा मिल जाएगा, है ना, दिखाने के लिए डेटा मिल जाएगा कि देखो भैया मैंने तो सर्वे किया है, 100 लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। तो आजकल होता क्या है कि भैया लोग पढ़ के आंसर नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर तुम किसी को बोलो ले भाई 20 क्वेश्चन का फॉर्म है, ले मेरे 20 क्वेश्चन का आंसर कर, कोई नहीं करेगा, कोई तुम्हारे लिए 1 मिनट भी नहीं निकालता, ठीक है। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि लोग ऐसे कुछ भी आंसर कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या आता है? इन्यूमरेटर्स मेथड। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पढ़ नहीं सकते, उनको तुम मेल नहीं कर सकते। पर तुम अगर एक बंदे को भेजो, तुम एक अपने बंदे को भेजो और उस बंदे को बोलो ले भैया ये फॉर्म है, तू ना लोगों के पास जा, तू उनसे क्वेश्चन पूछ, वो तुझे आंसर करेंगे और फिर तू उन क्वेश्चंस का आंसर इस फॉर्म में लिख दियो। जैसे कि जब हमारी जनगणना होती है, सेंसस होता है, उसमें यही होता है, जो लोग हमारे घर पे आते हैं जनगणना करने, जो 10 साल में एक बार होती है हमारा पॉपुलेशन का काउंटिंग, सेंसस, तो वो अपने साथ इतने बड़े बड़े चिट्ठे लेके आते हैं, बड़े बड़े फॉर्म लेके आते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं, वो भरते रहते हैं, क्वेश्चन उनमें पहले से प्रिंटेड है और आंसर की स्पेस है, ठीक है ना। एक यहाँ पे तुमने एक फॉर्म बना रखा है, इसमें क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड है, इसमें आंसर का स्पेस है, तो वो बंदा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे फिल कर देगा, ठीक है। वो बंदा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम आंसर करोगे, पर तुम खुद आंसर नहीं लिखोगे, वो बंदा तुम्हारे बिहाफ पे यहाँ पे आंसर लिखेगा। और उस बंदे को क्या बोला जाता है? इन्यूमरेटर उस बंदे को बोला जाता है जो तुमसे सवाल पूछ रहे हैं और तुम्हारा फॉर्म फिल इन कर रहा है। अब ये बेहतर क्यों है? क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं, जो फोन नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है, उन लोगों को कोई जरूरत ही नहीं है मेल करने की, उन लोगों से भी तुम ये फॉर्म भरवा सकते हो इस तरीके से। दूसरी चीज जो मैं कह रही थी कि हम सोच समझ के फॉर्म नहीं भरते, है ना, हमारे पास गूगल फॉर्म आया, ए कर दिया, सबमिट कर दिया, 1 मिनट में खत्म, हमारा काम भी, हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, सामने वाले को भी भैया फॉर्म मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया। यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बंदा खुद से पूछ रहा है एक एक सवाल और तुम्हें जेन्युइन आंसर देना ही पड़ेगा, तुम्हें पूरा क्वेश्चन सुनना ही पड़ेगा, तभी तुम जेन्युइन आंसर दे सकते हो। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये बंदा, इतने करोड़ों लोगों को तुम भेज नहीं सकते लोगों के घर पे। सरकार करती है, सरकार भी 10 साल में एक बार करती है ना, हमारा सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है और तुम वाइडर एरिया कवर नहीं कर सकते। पर तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि इलिटरेट लोगों को भी तुम जाके अप्रोच कर सकते हो और लोग सोच समझ कर ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनियर, ठीक है। तो इन्यूमरेटर खुद जाता है, इन्यूमरेटर कौन है? वो बंदा
जो फॉर्म भरवाएगा, ठीक है, और रिस्पोंडेंट से आंसर लिखवाता है। सुटेबल कब है? द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें स्पेशली बहुत स्किल्ड लोग चाहिए जो सही तरीके से तुमसे सवाल पूछ सके और सही तरीके से तुम्हारे जवाब को इंटरप्रेट करके सही तरीके से उसको लिख सके। तो जब तुम्हें स्किल्ड लोगों की, स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत होती है आंसर को फिल करने में, तब तुम इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज है मेरे पास वाइड कवरेज होगी, क्योंकि तुम्हें फॉर्म भरवाने हैं, ठीक है। एक्यूरेसी होगी, क्योंकि लोग ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट होगा, इन्यूमरेटर जो है पर्सनली तुमसे बातें कर रहा है तो पर्सनल कांटेक्ट होगा। इम्पार्शियल होगा, ठीक है। और कंप्लीटनेस हो गई। कंप्लीटनेस मतलब कि अगर तुम लोगों को गूगल फॉर्म भेज रहे हो, उसमें 20 क्वेश्चन है, लोग 10 क्वेश्चन आंसर करें, 10 ना करें, फॉर्म सबमिट कर दें, यहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। और इम्पार्शियलिटी होगी, हर कोई जो है, हर किसी को तुम सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हर कोई अपने तरीके से आंसर कर रहा है, पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। पर डीमेरिट्स क्या है? बहुत एक्सपेंसिव है, एक एक इंसान को साथ में भेजना ऑफलाइन फिजिकली ऑब्वियसली आसान नहीं है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, जो इन्यूमरेटर है ना यहाँ पे वो बहुत स्किल्ड होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो इस लायक होना चाहिए कि वो इस सही तरीके से सवाल पूछ सके और तुम्हारे जवाब का सही तरीके से आंसर लिख सके। और ऐसे पढ़े लिखे स्किल्ड इन्यूमरेटर मिलते नहीं है, तो इन्यूमरेटर नहीं मिलते, टाइम कंज्यूमिंग होगा सबके घर पे जाना, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चनियर है उसमें क्या क्या तुम्हें लिखना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चनियर बनाते वक्त, क्योंकि जो क्वेश्चनियर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे लोग उसी का आंसर करेंगे। अगर ये क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर ही गलत होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको पढ़ के लोगों को गुस्सा आ जाए तो लोग उल्टा तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तुम्हारा आंसर करना तो दूर की बात है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है जो रेलिवेंट ही नहीं है तो भी लोग बोलेंगे अरे नहीं मैं क्यों आंसर करूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत पर्सनल है, लोग आंसर नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुम कहते हो लो भैया कैलकुलेशन करो, अपनी सारा ये भी प्लस करके दो वो भी प्लस करके दो, लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, मैं क्यों कैलकुलेटर उठा के बैठू, मैं क्यों कैलकुलेशन करूं, मैं नहीं करूंगा। अगर ये बहुत लंबा है क्वेश्चनियर, लोग बोलेंगे मेरे पास नहीं है 5 मिनट तेरा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है एक गूगल फॉर्म बनाने से पहले। तो क्या क्या वो चीज है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है? पहली चीज है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला तुम 50 क्वेश्चन डाल दो, कोई आंसर नहीं करेगा, तो देयर शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिंपल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक बार में पढ़ के सामने वाले को सवाल समझ आ जाए और एक बार में पढ़ के सामने वाले को जवाब भी पता हो कि भैया इसका तो मैं यही जवाब लिखूंगा, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ना एक प्रॉपर होना चाहिए। मतलब तुमने सोचो बीच में कहीं तुम पूछ रहे हो क्या काम करते हो, अच्छा फिर नीचे जाके कहीं पूछ रहे हो कितने पैसे कमाते हो, अरे क्या काम कर रहे हो उसके साथ ही पूछ लो कितने पैसे कमाते हो। ये बीच में कहीं जाके पूछ रहे हो नाम क्या है, ऊपर सबसे पहले पूछ रहे हो भैया तुम डेट ऑफ बर्थ क्या है। ऐसे थोड़ी होता है, पहले नाम पूछोगे, एज पूछ सकते हो, जेंडर पूछ सकते हो, डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब एक पूरा कॉलम होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, एक पूरा कॉलम होता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन का, एक पूरा कॉलम होगा तुम्हारी इनकम कॉस्ट पैसे से रिलेटेड। तो कॉलम वाइज चीजों को लाइन वाइज रखो, ऐसा नहीं कि कहीं पे नाम पूछ लिया फिर कहीं पे जाके तुम एज पूछ रहे हो, कहीं पे जाके जेंडर पूछ रहे हो 20th क्वेश्चन पे, ऐसे नहीं, लाइन वाइज चलो, सही तरीके से चलो, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन बनाओ। अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो सामने वाला पढ़ के आसानी से आंसर कर सके, उसको गुस्सा ना आए, उसको ऐसे पर्सनली तुम किसी को हर्ट मत करो। मतलब तुम किसी रिलीजन के अगेंस्ट मत बोलो, किसी पर्टिकुलर जेंडर के अगेंस्ट मत बोलो, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट मत बोलो, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्सी तो तुम सबको पता ही होगा। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मत डालो जिसमें लाखों की तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तुम बोलो कि भैया पहले तुम बोलो कि अपनी इनकम बताओ, फिर बोलो अपनी पत्नी की इनकम बताओ, फिर बोलो टोटल इनकम बताओ। भाई तू पागल है, उसने बता दिया ना अपनी और अपनी पत्नी की इनकम, तू खुद टोटल कर लेना, दूसरा क्यों तेरे लिए टोटल करके देगा। तो कैलकुलेशन मत करवाओ लोगों से। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, देखो जब भी तुम्हें हजारों लोगों को सर्वे के लिए फॉर्म भेजना होता है ना, तो तुम ऐसे नहीं करते कि सीधा हजारों लोगों को मेल ही कर दिया। तुम पहले कुछ 100 लोगों को मेल करते हो, उनके जवाब का वेट करते हो, जब उनका जवाब आ जाता है उसको एनालाइज करते हो कि कहां पर क्या गलतियां हुई, लोगों ने किसका आंसर किया किसका आंसर नहीं किया, फिर चेंजेस करते हो और फिर 1000 लोगों को भेजते हो, ठीक है। तो पहले टेस्टिंग कर लो कुछ एक 50-100 लोगों को भेज के बिफोर यू फाइनली सेंड योर क्वेश्चनियर टू एवरीवन, ठीक है। और इसको बोला क्या जाता है, पायलट सर्वे बोला जाता है। जो टेस्टिंग होती है उसको पायलट सर्वे बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन जरूर दो, फॉर्म शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर दो कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है,
ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन करो। तुम बहुत जगह पे ऐसा कर सकते हो कि तुम्हें क्रॉस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि तुम पहले लिख सकते हो कि आर यू मैरिड और आर यू सिंगल, फिर नीचे जाके पूछ सकते हो हाउ मेनी ईयर्स सिंस यू हैव मैरिड। तो मान लो यहाँ पर किसी ने सिंगल लिखा है और नीचे जाके उसने बोला कि भैया मुझे तो 5 साल हो गए सिंस आई एम मैरिड, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये बंदे ने सही से ना भरा नहीं है, ये बंदे का गलत है फॉर्म, ठीक है ना। तो तुम ऐसे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो कि पहले पूछा आर यू सिंगल और मैरिड, फिर पूछा कितने साल से मैरिड हो। तो जो भैया सिंगल होगा वो यहाँ पे लिखेगा 0 या वो यहाँ पे डैश लिख देगा कि भैया मैं तो मैरिड हूं ही नहीं, ठीक है। इससे क्रॉस वेरिफिकेशन होगी कि हाँ ये सही बोल रहा है, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, लास्ट में लिखो प्लीज हमें ये सबमिट कर दो, या शुरू में भी लिखो, ठीक है, और प्लीज हमें ये फॉर्म इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर दो, ठीक है, क्योंकि लोगों ने भर भी दिया और तुम्हारे पास पहुंचा नहीं फिर तो कोई फायदा नहीं है, तो ये भी लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों को और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी तुम एक क्वेश्चनेयर बना रहे हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर, कुछ एक एग्जांपल्स हैं क्वेश्चनेयर के। सबसे पहला हो सकता है सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन। देखो ओपन क्वेश्चन का सिंपल मतलब होता है कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम अपने विचार बताओ मुझे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में। इट इज वेरी ओपन, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो लिख दो, भैया टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अब ये ओपन क्वेश्चन है, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो लिख दो, कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें कोई लिमिट नहीं दी है, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, यस बोलना है, नो बोलना है, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, जो मर्जी आंसर करो, ठीक है। ओपन क्वेश्चन है कि तुम्हें लिमिट ही नहीं दी है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, हर किसी का आंसर अलग होगा, हर किसी का आंसर अलग होगा, ठीक है। तो ये हो गए ओपन क्वेश्चन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो गए कि तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही बतानी पड़ेगी, जैसे तुम्हारी ईमेल आईडी, तो हर कोई अपनी ईमेल आईडी ही बताएगा, अपना फोन नंबर, अपना नाम, अपना जेंडर, ये स्पेसिफिक है। मल्टीपल चॉइस में क्या हो गया कि ABCD 4 ऑप्शन होंगे, तुम्हें चारों में से कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्या होगा, तुम्हें यस या नो में ही आंसर करना होगा। ऑल्टरनेटिव है चाय पियोगे कॉफी पियोगे, ठीक है, गाड़ी से जाओगे बाइक से जाओगे, ठीक है, मेट्रो सिटी में रहना है छोटे शहर में रहना है। ऑल्टरनेटिव है या तो इसको चूज करो या तो उसको, यस और नो का आंसर है, एक तरीके से यस और नो है। मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, तुम्हें 4, 5, 6 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें उनमें से किसी एक को चूज करना है, ठीक है। स्पेसिफिक में तुमसे तुम्हारा नेम, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारी ईमेल आईडी, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फोन नंबर, बहुत स्पेसिफिक चीज पूछी जाएगी। तो अगर तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछा है तुम एड्रेस ही बताओगे, तुम ऐसे नहीं कि भैया हर कोई अपने विचार बताने बैठ गया, यार वैसे तो ना मेरा दिल है कि मुझे ना गुड़गांव की हाई फाई सोसाइटी में रहना है, पर रहता अभी मैं दिल्ली के एक एवरेज से एरिया में हूँ। अरे नहीं भाई, तुमसे विचार नहीं पूछे, चुपचाप एड्रेस बताओ, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है, ओपन क्वेश्चन है। अब ओपन क्वेश्चन में होगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे रहना चाहते हो। अब ये ओपन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप बताओगे यार देखो वैसे तो मुझे ये एरिया अच्छा लगता है, ये एरिया अच्छा लगता है, इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, इस एरिया में ये अच्छा है, इसलिए मेरा दिल है कि मैं यहाँ पे रहूं, तो दैट इज ओपन क्वेश्चन, ठीक है जी, हो गई बात खत्म। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, तुम इन सभी क्वेश्चंस को मिक्स मैच करके भी डाल सकते हो, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर बना सकते हो जिसमें कोई एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुम इन सभी क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना गूगल फॉर्म, अपना क्वेश्चनेयर बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर, सम एग्जांपल्स। लास्ट मेरे पास आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू इज वेरी सिंपल, तुम्हें कॉल आती है ना, मैम आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा था इस पर्टिकुलर चीज का, क्या आप हमें बता सकते हैं आपका कैसा रिव्यू है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। बात ही खत्म हो गई और कुछ नहीं है। फोन किया जाएगा तुमसे, तुम्हारे विचार पूछे जाएंगे। अच्छा विचारों में तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, यस नो टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पूछ लेगा, ठीक है, तुम्हारा नाम, पता, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब कुछ पूछ लेगा। ये ओपन क्वेश्चन पूछ लेगा, जो मर्जी पूछ ले, भैया फोन किया है, फोन पे तुम्हें जवाब देना है, बात खत्म, ठीक है। तो जो लगातार हमें कॉल्स आते रहते हैं ना सारा दिन, जिनका हम स्पैम में डाल देते हैं, जिनका हमें ब्लॉक कर देते हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, द इन्वेस्टिगेटर, साथ साथ पढ़ना है मेरे, पढ़ रहे हो कि नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, द इन्वेस्टिगेटर सीक्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन। भैया तुम्हें फोन किया जाएगा, उस पर तुमसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। अब मेरिट्स इसमें क्या है कि भैया बहुत ज्यादा सस्ता है, इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा वाइड कवरेज हो सकती है, भैया पूरे देश भर में कहीं भी फोन करो, ठीक है, इलिटरेट हो या लिटरेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें तुम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो तुम हर एक इंसान को ना
बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से, अलग तरीके से पूछ सकते हो। मतलब देखो, वैसे मैं एक पिच बना के दे दूंगी कि देखो मेरे स्टूडेंट्स को कॉल करना है और उनको ये सवाल पूछना है, पर जो स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उसको ज्यादा अच्छे से कुछ हम पूछेंगे, जो कम इंटरेस्टेड है उसको अलग तरीके से हम कुछ पूछेंगे। चाहे सवाल सेम ही पूछना है पर हम अलग अलग तरीके से सबसे बात कर सकते हैं ना, क्योंकि हम हर एक इंसान से पर्सनली कॉल पे बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है जी। डीमेरिट क्या होंगे कि मैं फेस टू फेस नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कि सामने वाला सच में सही आंसर कर रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है। अच्छा, लोग मेरा फोन उठाए ही ना, आंसर करने का इन द फर्स्ट प्लेस बहुत बड़ा दिक्कत है कि लोग काट देते हैं फोन को, नंबर को स्पैम में डाल देते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इन द फर्स्ट प्लेस एक बहुत बड़ा यहाँ पे डीमेरिट हमारे लिए हो जाता है। दूसरी चीज, जिसके पास फोन ही नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, वहां पर तुम कॉल ही नहीं कर सकते हो, वहां पर तुम जो है उससे बात ही नहीं कर सकते हो, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू वहां पे हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अच्छा जी, अगली चीज आती है, पढ़ोगे मेरे साथ साथ, प्रिंसिपल स्टेप्स इन द प्लानिंग ऑफ अ फील्ड सर्वे और अ फील्ड इन्वेस्टिगेशन। अब भैया ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, ये सारी की सारी हमारी क्या थी, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करने की अलग अलग मेथड्स थे, अलग अलग सोर्सेस थे, अलग अलग मेथड से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। चाहे तो तुम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करो, चाहे तो तुम क्वेश्चनियर के थ्रू करो, या फिर चाहे तुम टेलीफोन के ओवर इन्फॉर्मेशन लो, पर इन तीनों ही केसेस में तुम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हो। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने चाहिए, यानी कि जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं, पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनियर वाला, टेलीफोनिक इंटरव्यू वाला, इन सब में ही क्या स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने चाहिए डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले होता है डिजाइन क्वेश्चनियर विद अटमोस्ट केयर। तुम्हें अपने सवाल जो हैं बहुत केयर के साथ, बहुत ध्यान से डिजाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो मुझे सवाल क्या पूछना है तो काम ही नहीं चलेगा। तो इवन हम टीचर्स भी अगर तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, तुम्हारा वाइवा लेते हैं, तो हम पहले खुद बहुत हाईली प्रिपेयर होकर आते हैं कि बच्चों से क्या सवाल पूछने हैं। ठीक है, डिसाइड द मोड ऑफ इंक्वायरी, फिर डिसाइड करो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्वेश्चनियर है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, वो डिसाइड करो। ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ पूरा इन्यूमरेटर्स के लिए। इन्यूमरेटर कौन था, जो घर घर जाके क्वेश्चनियर भरवाता है लोगों से। ऐसे लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, तुम्हें कैसे सवाल पूछना है, जवाब उन्होंने क्या दिया तो तुम्हें क्या फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ और जवाब दिया था, जो इन्यूमरेटर था उसने कुछ और ही समझ लिया और उसने कुछ और ही आंसर कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। तो इनको इन्यूमरेटर्स को बताया जाता है कि अगर उन्होंने ABCD आंसर किया तो तुम्हें उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लिख देना है। अगर उन्होंने XYZ आंसर किया तो तुम्हें उसको नंबर फॉर एग्जांपल 2 लिख देना है। तो तुम्हें एक सर्टेन तरीके से ही आंसर करना है, एक सर्टेन तरीके से ही सवाल पूछना है कि लोग गुस्सा ना हो जाए, लोग कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो इनको बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें कैसे लोगों से सवाल पूछने हैं, लोगों के आंसर को कैसे तुम्हें क्या करना है। अगर कोई अनइंटरेस्टेड है उसको कैसे अप्रोच करना है, कोई इंटरेस्टेड है उसको कैसे अप्रोच करना है, कोई गुस्से में है, कोई फीमेल है, कोई ओल्ड एज है, कोई छोटा बच्चा है, सबको कैसे अप्रोच करना है, इनको ट्रेन किया जाता है। कंडक्ट पायलट सर्वे। पायलट सर्वे मैंने बताया था ना कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन से पहले एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर सोचो तुमने अपने गूगल फॉर्म में गलती कर दी, कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी और हजारों लोगों को फॉर्म भेज दिया, फिर तो कभी दोबारा तुम उसको ठीक ही नहीं कर सकते। वर्सेस तुमने 100 लोगों को फॉर्म भेजा और रियलाइज किया अरे मैंने तो टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी, तो सिर्फ 100 ही लोगों के पास फॉर्म गया है, बाकी सबके पास नहीं गया है। तो पायलट सर्वे पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, पायलट सर्वे किस किस चीज में तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी क्वालिटी चेक करने में, सूटेबिलिटी चेक करने में। ठीक है, in assessing the performance of the enumerator, designing a set of instruction for the enumerator, assessing the cost and time involved in the final survey। तो जो तुम्हारा इन्यूमरेटर है, जो बंदा है जो जाके सवाल पूछेगा, क्या ये बंदा सही है, क्या ये बंदा गलत है, क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे इसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या ये अच्छे से परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं, ये सब कुछ मुझे तभी पता चलेगा ना जब मैं पहले पायलट सर्वे करवाऊंगी। सोचो मैंने इसको इन्यूमरेटर को सीधा भेज दिया कि भाई जा सबके घरों में जाके आ, नहीं, पहले 2 4 5 10 घरों में जाके आएगा, फिर मैं इसकी परफॉर्मेंस चेक करूंगी, फिर इसको इंस्ट्रक्शन दूंगी तो नहीं गलतियां करी है, आगे से इसको सुधार। ठीक है ना। क्वालिटी मेरे क्वेश्चंस की कैसी है, क्या क्वेश्चन सूटेबल भी हैं, लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 घरों में करवाई, 100 घरों में करने के लिए अगर मुझे 2 दिन लग गए, ठीक है 2 दिन लग गए, तो 1000 घरों में करवाने के लिए कितना दिन लगेगा मैं वो चेक कर लूंगी। ठीक है, 20 दिन लगेंगे। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैं कॉस्ट एंड टाइम को
चेक करूंगी और फिर उस हिसाब से फाइनल सर्वे करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया पायलट सर्वे। अब बात आती है भैया एरर कहाँ कहाँ कर सकते हो तुम कलेक्शन ऑफ डेटा में। प्रॉब्लम भी तो होगी ना, गलतियां भी तो करोगे ना, तो कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है एरर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तुम जब मेजरमेंट कर रहे हो ना बेटा, तो सबको सेम यूनिट के बेसिस पे मेजर करना होगा। सोचो किसी ने तो लिख दिया 1000 मीटर, ठीक है, किसी ने लिखा है फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर, और तुमने ये नहीं किया, ये पीछे यूनिट लिखा नहीं। तुम सोच रहे हो एक बंदे ने आंसर किया है 1000, दूसरे ने आंसर किया है सिर्फ 1, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे थोड़ी है भाई, उसके पीछे जो यूनिट है वो तो चेक करो कि ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ये किलोग्राम है, क्या है। तो वो मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज हो रहा है वो कॉमन होना चाहिए सबके लिए, और तुम उसी यूनिट में सबको मेजर करो, सही से मेजर करो, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एरर अकरिंग ड्यू टू रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। लोग जानबूझ के गलत आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, तुमने फॉर्म भेजा, लोगों ने एम ए सारे करके दे दिए, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एरर अकरिंग ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स। लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं किया, आंसर ही सिर्फ 10 क्वेश्चन का किया, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। लोगों ने कैलकुलेशन गलत कर दी, तुमने कैलकुलेशन गलत कर दी, तुम्हारे इन्यूमरेटर ने कैलकुलेशन गलत कर दी, तो वहां भी दिक्कत हो जाएगी। कम्युनिकेशन गैप था, तुमने कुछ पूछा, सामने वाले को समझ कुछ और आया, उन्होंने कुछ और ही आंसर किया। अच्छा, जो उन्होंने आंसर किया तुम्हें वो समझ नहीं आया, तुमने कुछ और ही लिख दिया। तो तुम्हें एक दूसरे को अगर तुम समझ ही नहीं पाओगे, उनके हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, उनके रिएक्शंस के बेसिस पे तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम वो नहीं समझ पा रहे हो तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिसकी वजह से तुम अगेन आंसर सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया अपने कि कैसे कैसे तुम एरर्स कर सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा में। अब मेरे पास लास्ट टॉपिक क्या आता है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या किया, पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस 3 तरीके थे, क्वेश्चनियर्स 2 तरीके थे, एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चनियर में क्या क्या जाना चाहिए हमने वो पढ़ा, क्या स्टेप्स होने चाहिए प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के वो हमने पढ़ा, पायलट सर्वे क्या होता है वो हमने पढ़ा, अगर कोई एरर है तो एरर क्या क्या हो सकता है वो हमने पढ़ा। अब मेरे पास लास्टली आता है भैया सेकेंडरी डेटा को कैसे कैसे कलेक्ट करें। देखो, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मेजरली पूरा चैप्टर प्राइमरी के बारे में पढ़ा। अब एक छोटी सी स्लाइड पढ़ेंगे, सेकेंडरी डेटा को भी कलेक्ट किया जाए तो कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके भी 2 सोर्सेज हैं, या तो पब्लिश्ड सोर्सेज है या तो अनपब्लिश्ड। मतलब फॉर एग्जांपल एक तरीका तो हो सकता है कि एसआरसीसी ने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, हर कॉलेज बनाता है अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट। अब यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो है कि इन्होंने चुपचाप, ये लोग गूगल पे गए या फिर यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे गए, ओपन जगह पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए जहां से हर कोई एक्सेस कर सकता है, उस प्लेटफॉर्म पे गए और उस प्लेटफॉर्म पे जाके इन्होंने कर दीजिए अपलोड। अब ये प्लेटफॉर्म ओपन प्लेटफॉर्म है, जो कोई चाहे प्लेसमेंट रिपोर्ट को इस प्लेटफॉर्म से जाके देख सकता है, दुनिया भर का कोई भी इंसान। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट बनाई तो है, डेटा को कलेक्ट तो किया है, उस डेटा को यूज भी किया है, तो यानी कि प्राइमरी डेटा तो कलेक्ट हो चुका है, पर इन्होंने उसको कहीं अपलोड नहीं किया, इन्होंने उसको दे दिया अपने एडमिन ऑफिस में, अपने कॉलेज के एडमिन ऑफिस में वो डेटा दे दिया, और इन्होंने बोला भैया अगर कोई भी आता है तुमसे इस डेटा को मांगने, क्योंकि सरकार भी बोलते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तुम किसी से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी ऐसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से जाके। तो इन्होंने बोला कि हम गूगल पे नहीं डालेंगे, जिसको डेटा चाहिए मेरी प्लेसमेंट रिपोर्ट का वो आए हमारे ऑफिस में, हमारे ऑफिस से लेकर जा सकता है, और वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस वगैरह कई बार लगा देते हैं, या कुछ फीस वगैरह हो सकती है कि ये फीस पे करे, कंडीशंस पे करे, फुलफिल करे, और फिर तुम जाकर लेके आ सकते हो। तो डेटा तो कलेक्ट हो चुका था, तो यानी कि अब ये सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि कलेक्ट तो हो चुका था। अगर ये जो मतलब प्राइमरी डेटा था, अब ये कलेक्ट हो गया, यूज हो गया, अब कोई दूसरा इसको यूज करेगा तो अब ये सेकेंडरी डेटा की तरह यूज होगा। पर अगर ये सेकेंडरी डेटा के तौर पे इसको पब्लिश कर देते हैं तो वो पब्लिश्ड डेटा होगा। अगर इसको ओपन सॉफ्टवेयर पे कहीं पे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश नहीं करते और बोला गया कि जिसको डेटा चाहिए आओ हमारे ऑफिस में, हमें कुछ फीस पे करो, कुछ कंडीशन फुलफिल करो और फिर तुम्हें देंगे, तो उसको अनपब्लिश्ड सोर्स बोला जाता है। ठीक है जी,
सही हो गई बात। तो अनपब्लिश सोर्सेज की तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अनपब्लिश सोर्सेज तो क्या है कि तुम किसी के ऑफिस से जाओ, वहां से ले लो। अब ये ऑफिस किसी का भी हो सकता है, छोटे से लेके बड़े से बड़ा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। किसी भी ऑफिस में जाओ, वहां पे जाके डेटा ले लो। ये तो हो गया अनपब्लिश सोर्स। देखो, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज। देखो, उन्होंने अपने सेल्फ यूज के लिए प्लेसमेंट रिपोर्ट कलेक्ट करी थी। उनका कोई ऐसा नहीं है कि हमें तो सबको दिखानी ही पड़ेगी प्लेसमेंट रिपोर्ट, नहीं। उन्होंने अपने लिए सेल्फ यूज के लिए, अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए बनाई थी प्लेसमेंट रिपोर्ट। अगर तुम्हें चाहिए तो ये पब्लिश नहीं है, तुम्हें जाकर उनके ऑफिस वगैरह से लेना पड़ेगा, ठीक है जी। पर पब्लिश्ड सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से जाके तुम डेटा ले सकते हो? तो ये सोर्सेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कभी भी कोई रिसर्च करनी है, कॉलेज में जाते ही तुम्हारे ऊपर इतना काम का बर्डन आएगा, लगातार तुम्हें यू विल हैव टू रिसर्च समथिंग और दी अदर, ठीक है। मे बी 12th क्लास तक तो सिर्फ अपना वो जून के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना गर्मियों के, सिर्फ उनके लिए चाहिए, पर 12th के खत्म होते ही, कॉलेज जाते ही तुम्हें इन सभी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें बहुत डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज है, जहां से तुम्हें फ्री में भी, मोस्टली फ्री में बहुत अच्छा डेटा मिल सकता है। यूजुअली सरकारी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। कुछ एक प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं, अपलोड करती हैं। तो गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, सरकार की बहुत सारी कमिटियां होती हैं, बहुत सारी कमीशनें होती है, सरकार लगातार बनाती रहती है। मतलब सरकार को अगर कोई भी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो सरकार उसके लिए एक कमेटी, एक कमीशन बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे अपना प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है ना, तो उसके लिए भी सरकार क्या करती है ना, ऐसा नहीं है कि भैया नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे या फिर कोई एक दो मिनिस्टर बैठेंगे और वो करेंगे सब कुछ, वो नहीं रिपोर्ट तैयार करेंगे। सरकार क्या करती है, ऐसा अगर कुछ भी हुआ तो कोई कमेटी बनाती है, कोई कमीशन बनाती है और उनको जिम्मा देती है कि तुम चेक करो प्लेन क्यों क्रैश हुआ, और फिर वो कमेटी, वो कमीशन पूरा सब कुछ देखती है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी टाइम लेना होता है लेती है, और वो अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जैसे अब आई है ना क्रैश की, तो वो रिपोर्ट तैयार करके बताती है कि भैया ऐसे ऐसे ये चीजें हुई हैं। तो वो रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, पब्लिश्ड डेटा होता है। ट्रेड एसोसिएशंस अपनी पब्लिकेशन निकालती हैं, ठीक है। ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है कि जैसे एक बाजार है, उस बाजार में सारे फॉर एग्जांपल कपड़ों के व्यापारी हैं, तो सारे कपड़ों के व्यापारी साथ मिलकर अपनी ट्रेड एसोसिएशन बनाते हैं। तो वो सारे अपनी पब्लिकेशंस टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं सारे व्यापारियों के लिए, ठीक है। जैसे वो होता था ना जेठालाल में, गड़ा तारक मेहता में जेठालाल होता था ना, जेठालाल ट्रेड एसोसिएशंस की मीटिंग्स में जाता होता था बहुत बार, अगर तुमने देखा हो, ठीक है। तो वो ट्रेड एसोसिएशंस अपनी पब्लिकेशन निकालती हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, जिसके लिए दे आर पेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, ठीक है। रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स मतलब जो पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, जिनको मेनली, जिनका काम ही रिसर्च का होता है, वो रिसर्च करते रहते हैं, डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं, सरकार इनको पेमेंट करती रहती है, ठीक है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, तो बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पब्लिकेशंस होती हैं, तुम वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। मेजरली तुम्हें ये सोर्सेज बताए गए हैं, ठीक है। इनके अलग अलग वेबसाइट्स होंगी, अलग अलग सोर्सेज होंगे जहां से तुम डेटा उठा सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गए जी हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के भी अलग अलग क्या कहते हैं सोर्सेज, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के। प्रिकॉशन क्या रखने होंगे, प्रिकॉशंस क्या तुम्हें लेने होंगे जब तुम्हें सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना है? तो पहली चीज तो भैया, किसने वो डेटा कलेक्ट करा था पहली बार, उस एजेंसी के बारे में देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई डेटा उठा रही हूँ जो विकीपीडिया से मैंने उठाया है, तो विकीपीडिया का डेटा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि विकीपीडिया पे कोई भी जाके किसी भी चीज को एडिट कर सकता है। पर अगर मैं कोई डेटा उठा रही हूँ जो सरकार की किसी ट्रस्टेड एजेंसी ने कलेक्ट किया है, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, मेरे टीचर भी, मेरे प्रोफेसर भी भरोसा करेंगे। जिसने पहली बार वो डेटा कलेक्ट किया था, उसने क्यों किया था? क्योंकि उसने अपने रीजन से किया होगा, तो उसने अपने तरीके से किया होगा, तो मुझे उसका ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। स्कोप, कितने लोगों से वो डेटा कलेक्ट किया गया, किस तरीके से, किस मेथड से उसने कलेक्ट किया, पर्सनल इंटरव्यू से, क्वेश्चनियर से, टेलीफोनिक इंटरव्यू से, किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट किया गया। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, कोविड के टाइम पे कलेक्ट किया डेटा बहुत अलग होगा बाकी किसी भी टाइम से, तो किस टाइम पे किया गया था, किस कंडीशन के अंदर वो डेटा कलेक्ट किया गया था। वॉर के टाइम पे जो डेटा कलेक्ट करा गया होगा वो बहुत अलग होगा एक नॉर्मल टाइम से, तो वो चेक करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, किलोग्राम, किलोमीटर, क्या यूनिट था तुम्हारा कैलकुलेशन का। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी है इसकी, वो सब कुछ तुम्हें चेक करना पड़ेगा अगर तुम सेकेंडरी डेटा को यूज करते हो। क्योंकि अगर तुमने ये सब चेक नहीं किया और आंखें बंद करके किसी का प्राइमरी डेटा ऐसे उठा लिया और एज ए सेकेंडरी डेटा यूज कर लिया,
देयर आर हाई चांसेस कि तुम अपनी कैलकुलेशन गलत कर सकते हो, शायद क्योंकि उस बंदे ने किसी और ऑब्जेक्टिव से उस डेटा को कलेक्ट किया हो, उसने अपना कंक्लूजन किसी और बेसिस पे बताया हो, तुमने ऐसी आंखें बंद करके उसका डेटा यूज कर लिया, वो तुम्हारे कंक्लूजन को अफेक्ट कर सकता है और तुम्हारे एनालिसिस को वो गलत ठहरा सकता है। तो यू हैव टू चेक कि किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, ठीक है ना। मैं बोलूँ 2020 में तो भैया इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट थी, हमारी जीडीपी बहुत कम थी, 2025 में तो बहुत ज्यादा हो गई। भैया 2020 में तो कोविड भी था, कोविड में तो सब कुछ गलत था, तो तुम 2020 से नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है ना। तो तुम्हें वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, लास्ट टॉपिक है। पहला तो है मेरा सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है? हमारे देश की पॉपुलेशन की जनगणना हर 10 साल में करवाई जाती थी। कोविड की वजह से 2021 में नहीं कराई गई, पर उससे पहले हर 10 साल में कराई जाती थी। अब 2027 में करवाई जाएगी, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है? हमारे पॉपुलेशन का काउंट, जिसमें ये सब कुछ सरकार हमसे पूछती है और हमें बताती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा एनएसएसओ की रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये पूरे देश भर का डेटा टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं और ये सारी चीजें बताते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के। अगर आप भी कल को जाके भारत के बारे में कुछ रिसर्च करते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम अपना डेटा या तो यहाँ से उठा रहे हो या तो यहाँ से उठा रहे हो, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हमारा एक और छोटा सा इसका टॉपिक बचता है, जिसको अगली क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में सब कुछ डिटेल में खत्म कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछो। तीनों प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके नोट्स मिलेंगे। प्लेलिस्ट को सेव करो, सारी वीडियोस देखो। अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।